Hello friends, I am Deepak Verma, Biology Faculty of Invincible Institute for NEET. Friends, +1 का हम पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे और +1 का जो पहला यूनिट है बच्चे वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और ये जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है इसमें हम पूरी डाइवर्सिटी, हमारे अर्थ पे जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी आप अपने सराउंडिंग में प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन की जो डाइवर्सिटी है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी जो कि अलग अलग प्लांट्स और अलग अलग एनिमल्स आपके सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, इन सारे एनिमल्स और प्लांट्स को हम इस यूनिट में कवर करेंगे और 1 बाय 1 करके इस यूनिट्स में 4 चैप्टर दिए गए हैं, हमारे 4 चैप्टर हैं और इस 4 चैप्टर को 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट इज डाइवर्सिटी, यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इस वर्ल्ड पे लिविंग की डाइवर्सिटी कितनी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी कितनी है इस अर्थ पे, इसके बारे में हम इस यूनिट में डिटेल में बात करेंगे। और इस यूनिट में 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर के बारे में हम एक बार डिस्कस कर ले, फिर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम चैप्टर के बारे में बात कर ले, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। इसमें हमें चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात करते हैं। 1 is the living world, living world। इस यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है, दिस इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। एंड द 4th चैप्टर इज एनिमल किंगडम। ये यूनिट बेटा +1 का बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। पूरे सिलेबस के बारे में, इस यूनिट के 4 चैप्टर के बारे में बात करें तो हमारे नीट में जो वेटेज रखता है, हर यूनिट का अलग अलग वेटेज है। वन ऑफ द मोस्ट वेटेज यूनिट है। लगभग हर साल, जब से अभी नीट हो रहा है, इसके पहले AIPMT हो रहा था, लगभग हर साल एवरी ईयर 8 to 10 क्वेश्चन इस यूनिट से आते हैं। दैट मीन्स अगर आपने इस 4 चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया तो हमारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में लगभग 8 to 10 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ये हमारे सिलेबस से इस पहले यूनिट से आते हैं। और 10 क्वेश्चन ये आपके होल सिलेबस का टोटल, अगर हम मार्क्स के बारे में बात करें तो टोटल मार्क्स का 10% मार्क्स कवर करता है ये यूनिट, और बड़ा यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 करके बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम 1 बाय 1 देखते हैं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है और इस डाइवर्सिटी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो जैसे हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड, हमारा पहला चैप्टर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है बेटा, लिविंग, नाम है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे सराउंडिंग में आप चारों तरफ, जहां भी आप जाते हो, अपने चारों तरफ 2 तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हो आप। और इस 2 तरह के ऑर्गेनिज्म में एक होता है लिविंग और एक होता है नॉन लिविंग। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, एज ए साइंटिस्ट हमारा ये फर्ज बनता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात ना करें। बिकॉज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ए फिलोसफिकल टॉपिक और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा डाइवर्सिटी है, इस वर्ल्ड में कितनी बड़ी डाइवर्सिटी है लिविंग की, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी यूनिट में बात करेंगे, नॉन लिविंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे एज ए साइंटिस्ट। लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में पहले बता दें हम आपको, मेजर 4 टॉपिक कवर करना है, 4 टॉपिक को कवर करना है। और इस 4 टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास लगभग 3 से 4, मैक्सिमम 5 क्लास में कवर हो जाते हैं अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें साथ में। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम देख लेते हैं। पढ़ना यह है बेटा, सबसे पहला जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग का क्या कैरेक्टर है, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे
कैसे आप डिफरेंसेस देखोगे लिविंग और नॉन लिविंग में, और ये आप पहले से अर्लियर क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आप छोटे छोटे डिफरेंसेस देखते थे पहले। आज हम बात करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में मेन डिफरेंसेस क्या है और हमें कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर टॉपिक में कहां से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है, हम सारा बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। जितने भी टॉपिक हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे आपके सामने लिखेंगे। अगर आप यहाँ का जो बोर्ड पे मेंशन है, बोर्ड पे टॉपिक लिखा जाएगा, एक एक देखते रहेंगे, एक एक अच्छे से समझते रहेंगे। सारे क्वेश्चन जो आपके पीछे आ चुके हैं नीट एग्जाम में या जो आने वाले हैं, सारे ये बोर्ड से होके निकलेंगे। फ्रेंड्स, आप अच्छे से, बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके आप इस टॉपिक को समझना और देखते रहना। सारे क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक हैं, इस टॉपिक के बारे में बात करें, कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में दिए गए हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करें बेटा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बात करना है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला टॉपिक, इस चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है फ्रेंड्स, सबको पता है। अगर मान लो नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो नॉमेनक्लेचर कुछ नहीं है, नेमिंग देना। जैसे मान लो घर में कोई बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी, तो अपन नेमिंग देते हैं ना, इसको किस नाम से बुलाया जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा। इसी तरह से इस डाइवर्सिटी में 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी में हम ऑर्गेनिज्म को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ऑर्गेनिज्म को हम कैसे देखेंगे, कौन सा ऑर्गेनिज्म को किस नाम से बुलाएंगे। तो दो नाम, एक तो लोकल नेमिंग और एक साइंटिफिक नेमिंग। तो हमारे लिए एज ए साइंटिस्ट हमारा फर्ज बनता है कि जितना हमारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मेंशन है, कम से कम उतना तो हम साइंटिफिक नेम जाने। तो हम आपको नेमिंग करना सिखाएंगे कि नेमिंग कैसे किया जाता है, साइंटिफिक नेमिंग और वर्नाकुलर नेमिंग, जिसे लोकल नेमिंग के बारे में बात करते हैं। और इस नॉमेनक्लेचर में दो नॉमेनक्लेचर पढ़ना है अपन को, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दो नेम कैसे रखते हैं, जीनस स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, ट्राइनोमियल में सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस साल 2019 में इस नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा गया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा गया था और मैंगो से रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो क्वेश्चन आ चुका है वो भी इस बोर्ड पे लिखा जाएगा और जो आने वाला है। बोर्ड की चीजें आप कंसंट्रेट होकर देखना और समझते जाना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जाम में इस बोर्ड से होके बाहर से आ जाए क्वेश्चन, कभी ऐसा आज तक नहीं हुआ है। नॉमेनक्लेचर, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे। और यहां पे बच्चे तीसरा टॉपिक है, लिविंग वर्ल्ड का तीसरा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, आपने नाम सुना होगा टैक्सोनॉमी का, क्लासिफिकेशन का, सिस्टमेटिक का। क्या डिफरेंस है? टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमेटिक क्या है। सिस्टमेटिक क्या है, सारी चीज के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। और टैक्सोनॉमी के साथ साथ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में जैसे 9th क्लास के बारे में बात करें, यही यूनिट आपको एक चैप्टर के नाम पे दिया था, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे वर्ड है। वहां पे आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज पढ़ा होगा, किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, जीनस क्या है और स्पीसीज क्या है। ये सारा का सारा सीक्वेंस हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्सोनॉमिक ऐड। टैक्सोनॉमिक ऐड के बारे में, जिसमें हम स्पेसिमेन की जरूरत क्या पड़ती है और विदाउट स्पेसिमेन की जरूरत क्या पड़ती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें कंसीडर करते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक द बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, हर्बेरियम और
जिसमें स्पेसिमेन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। फ्लोरा, फौना, कैटालॉग्स, इन सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर इस चैप्टर के, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के ये 4 टॉपिक मेजर है, 4 टॉपिक मेजर है, इसके अंदर सब टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो आज फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर 1 का पहला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, देन एक एक टॉपिक आगे हम कवर करेंगे। देखना फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया फ्रेंड्स कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना है, हमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं करना है, बिकॉज हम लिविंग के बारे में हमारे यूनिट में दिया गया है। लिविंग क्या है, पहले व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, इसके बारे में हम बात कर ले। और ये आप पहले पढ़ चुके हो, बस हम आपको रिकॉल कराएंगे पुराने टॉपिक को, और नया टॉपिक आपको नीट से क्वेश्चन और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से कहां से आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड, व्हाट इज लिविंग, जैसे आप ग्रोथ, आपके बॉडी में ग्रोथ हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाओगे। रिप्रोडक्शन होना, मेटाबॉलिज्म होना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना, कॉन्शियसनेस होना, इंटरैक्शन होना, इसके अलावा मूवमेंट करना, मैं चल रहा हूं, ये लिविंग का कैरेक्टर है। इसके अलावा एडॉप्टेशन होना, एडॉप्टेशन में हम चेंजेस लाते हैं अपने बॉडी के अंदर जब हमें जरूरत पड़ता है, एडॉप्टेशन होना, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, ये सारा का सारा जो कैरेक्टर है, दिस इज द लिविंग कैरेक्टर। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये सारे कैरेक्टर हैं, और क्या एक्सेप्शन है, कहां पे कौन से कैरेक्टर में क्या एक्सेप्शन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पे 6 कैरेक्टर +1 में हमें पढ़ना है डिटेल में। इस चैप्टर के द लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स में 6 कैरेक्टर हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, जहां से हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। या तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन तो पूछा ही जाता था, एक क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होता है। चैप्टर नंबर 2 से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़ा चैप्टर ये छोटा है, यहां से एक क्वेश्चन मिनिमम, और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। पहले कैरेक्टर के बारे में बात करें फ्रेंड, दिस इज द ग्रोथ। ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड कैरेक्टर, रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा, नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा, वो भी लिविंग कहलाएगा। तीसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें, दिस इज द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। एंड फोर्थ कैरेक्टर इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा फिफ्थ कैरेक्टर है कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। एंड सिक्स्थ कैरेक्टर इज इंटरैक्शन, इंटरैक्शन। और क्या हो सकता है, और भी समझ सकते हो आप, जैसे मूवमेंट करना, मूवमेंट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का। यहां पे हम और ऐड कर सकते हैं, ये तो हमारे 6 डिटेल में पढ़ना है, लेकिन और भी कैरेक्टर है लिविंग के, बहुत सारे कैरेक्टर है। 6 कैरेक्टर जो आपको डिटेल में बात करना है, आपके सिलेबस में मेंशन है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 10th में आपने एक कैरेक्टर पढ़ रखा होगा मूवमेंट के बारे में, सबको पता है, लाइफ प्रोसेस में पहला ही टॉपिक है मूवमेंट के बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करेगा, एक्सक्रीशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है। इसके अलावा और कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं, बात करें एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन,
एडॉप्टेशन क्या होता है? एडॉप्टेशन के बारे में हम बात करें तो बॉडी के अंदर चेंजेस लाना। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है, फिर भी हम सरवाइव करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के पास ये टेंडेंसी नहीं होता है, जो कि मूवमेंट करना पड़ता है, भागना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की प्रॉब्लम होती है, जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एडॉप्टेशन करने की टेंडेंसी नहीं होता है, एडॉप्टेशन करने का सीख नहीं होता है। अगर इस अर्थ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को अनफेवरेबल कंडीशन आता है या फेस करना पड़ता है, तो उसके लिए दो रीजन है, या तो अपने बॉडी में चेंजेस लाओ, या तो माइग्रेट कर जाओ, या तो आपकी डेथ तो होगा। अगर आप माइग्रेट नहीं कर पाते हो, एक जगह से दूसरे जगह जाओ, या तो अपने अंदर चेंजेस ला लो। जैसे ह्यूमन बींग्स हर कंडीशन में सरवाइव करता है, चाहे वो विंटर हो, चाहे वो समर हो, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा तब भी हम एडॉप्टेशन किए, हमारे बॉडी में स्वेटिंग परफोरेशन होगा। और विंटर के टाइम में अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है तब भी हम बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं, बिकॉज हमारे अंदर एडॉप्टेशन करने की टेंडेंसी है और हम लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर और हो सकते हैं, जो कि आपको, जैसे मान लो ब्लड का सर्कुलेशन होना, ये भी कैरेक्टर है। तो बहुत सारे कैरेक्टर है लिविंग के, लेकिन हमें फ्रेंड्स बात करना है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे सिलेबस में है 6 कैरेक्टर: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इंटरैक्शन। ये 6 टॉपिक हमारे इस चैप्टर में दिया है और इसी कैरेक्टर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे 1 बाय 1 करके। ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स था, इसी के बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। सबको पता है बेटा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये ग्रोथ करते हैं, लेकिन ग्रोथ कैसे करते हैं, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं कि ग्रोथ किया कैसे जाता है, ग्रोथ होता कैसे है। तो ग्रोथ के बारे में बात करें बच्चे, तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर हैं। ट्विन कैरेक्टर के बारे में बात करें, ट्विन कैरेक्टर का मतलब है कि यहां से 2 कैरेक्टर हैं, और ये जो ट्विन कैरेक्टर है ग्रोथ के, ये फर्स्ट है, सबसे पहला इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है। जैसे मास को हम वेट से कोरिलेट करते हैं, मास मतलब वेट, अगर मास इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स वेट इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लो किसी भी ह्यूमन बीइंग का अगर वर्थ होता है, तो वर्थ के टाइम पे उसका जो वेट है, उसका जो मास है वो 3 kg है, लगभग अप्रॉक्स 3 kg, लेकिन वो बड़ा होके 50 kg, 40 kg, 60 kg अलग अलग वेट का होता है। दैट मीन्स 3 kg से 50 kg 70 kg हुआ, उसका वेट इंक्रीज हुआ, वेट इंक्रीज हुआ दैट मीन्स मास बढ़ा, तो मास बढ़ा तो क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। ग्रोथ का पहला कैरेक्टर हो गया। फ्रेंड्स, ग्रोथ का सेकंड कैरेक्टर है इंक्रीज इन नंबर। इंक्रीज इन नंबर, अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ग्रोथ होगा। जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म था और एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म हो गया, और कैसे होगा, सबको पता है रिप्रोडक्शन से होगा, तो भी क्या कहलाएगा, ग्रोथ कहलाएगा। दैट मीन्स ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मास एंड सेकेंड वन इज इंक्रीज इन नंबर। अगर ऑर्गेनिज्म का वेट इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ कहलाएगा, अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है तब भी वो ग्रोथ कहलाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ समझने के लिए दोनों में से कम एक कैरेक्टर फुलफिल होना चाहिए। अगर 1 कैरेक्टर फुलफिल होता है दैट मीन्स वो लिविंग है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं। एक्सेप्शन क्या है हम बात करेंगे। अब यहां पे हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म किस तरह से ग्रोथ करते हैं, लाइक द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
किस तरह से ग्रोथ करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल के बने होते हैं। इनकी बॉडी एक ही सेल का बना होता है और एक ही सेल बॉडी की सारी फिजियोलॉजी में हेल्प करता है। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो फेमस एग्जाम्पल इज अमीबा। अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में समझते हैं कि अमीबा किस तरह से ग्रोथ करता है। तो अमीबा के ग्रोथ के बारे में अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो जैसे ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्या है? अमीबा। अमीबा है, दिस इज द पेरेंट बॉडी, एक ही सेल का है और ये पेरेंट बॉडी है, ये एक है और अमीबा पेरेंट है, अमीबा का पेरेंट है। अब देखते हैं इसमें ग्रोथ कैसे होगा। अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एक सेक्सुअल दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अमीबा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशली कई तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइनरी फ्यूजन, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है जिससे अमीबा डिवाइड होके एक से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है। वन अमीबा से टू अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये हुआ कैसे है? ये हुआ है सेल डिवीजन के जरिए। यहाँ से यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है और सेल डिवीजन हुआ है। बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सिर्फ यूनिसेलुलर के बारे में बात कर रहे थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन बोथ आर सिनोनिम्स कंडीशन, दोनों एक जैसा होता है। आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को आप अलग नहीं कर सकते हो, मतलब दोनों एक जैसा होता है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये डिटेल में एक पूरा यूनिट ही है रिप्रोडक्शन का, वहां पे हम बात कर लेंगे। तो ये सेल डिवाइड हुआ और सेल डिवीजन हुआ और क्या हुआ? एक से दो अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ, ग्रोथ कहलाएगा। दैट मीन्स ये सेल डिवाइड हुआ और कौन सा डिवीजन हुआ? यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हुआ। कौन सा डिवीजन हुआ? माइटोसिस डिवीजन हुआ। माइटोसिस मियोसिस सेल डिवीजन में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। तो एक अमीबा से दो अमीबा, दैट मीन्स नंबर इंक्रीज हुआ और नंबर इंक्रीज हुआ तो क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चे, नेक्स्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हम लोग हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बीइंग, अब इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है देखना। मल्टी सेलुलर के बारे में अगर हम बात करें तो मल्टी सेलुलर का भी ग्रोथ सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ था। दिस सेल इज कॉल्ड जाइगोट। चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर में तो हमेशा सिंगल ही सेल होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी जो पहला सेल बनता है वो सिंगल ही होता है और ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जो पहला सेल बनता है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में वो जाइगोट होता है। ये जाइगोट में सेल डिवीजन होता है और ये जाइगोट एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करता है, वन सेल से टू सेल का फॉर्मेशन करता है, टू सेल स्ट्रक्चर बनाता है और ये टू सेल स्ट्रक्चर से फोर सेल स्ट्रक्चर बनता है। फोर सेल स्ट्रक्चर, ये फोर सेल का स्ट्रक्चर बनता है और फोर सेल से एट सेल स्ट्रक्चर बनता है। एट सेल स्ट्रक्चर, 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है और इस कंडीशन को मॉरुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉरुला। और 16 से 32 सेल बनेगा, 32 सेल से
64 सेल बनेगा और इस तरह से सेल डिवीजन होता रहता है और एक टाइम आ जाता है कि मिलियन सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर आज हम मल्टी सेलुलर हैं, ह्यूमन बीइंग अगर आज मल्टी सेलुलर है तो दैट मींस मल्टी सेलुलर एक सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है और दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट में लगातार सेल डिवीजन होता रहा और आज कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, मिलियन सेल का फॉर्मेशन हुआ, जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। अब ये क्या करेगा, सेल बन गया तमाम, सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। दैट मीन्स हम और आप अगर आज मल्टी सेलुलर हैं तो इसका मतलब है ये नहीं है कि मल्टी सेलुलर पहले से थे। हमारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है वो सिंगल सेल से स्टार्ट हुआ है। दिस सिंगल सेल इज कॉल्ड जाइगोट। यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखो यहां पे दोनों ग्रोथ का दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। पहले नंबर इंक्रीज इन नंबर, सिंगल सेल से मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल का फॉर्मेशन हुआ और नया ऑर्गेनिज्म बना, दैट मींस नंबर तो बढ़ा। ये इंक्रीज इन नंबर, सेल डिवीजन के थ्रू नंबर इंक्रीज हुआ, ये करेक्टर। और इंक्रीज इन मास, जाइगोट जब फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ है स्पर्म और एग का, तो जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। तो जाइगोट तो सिंगल सेल, बहुत छोटा, ये भी छोटा, दैट मीन्स पूरा का पूरा जो प्रेगनेंसी है, बच्चे का जब बर्थ होता है तब भी वो कितना रहता है, मैक्सिमम 3 kg, 4 kg हो गया। लेकिन 3 से 4 kg सिंगल सेल से, जिसका कोई वेट ही नहीं है, इतना छोटा वेट है, और वहां से इतनी बड़ी बॉडी बना, कंप्लीट बायोमास का कोई ह्यूमन बनता है, तो उसमें क्या हुआ, मास भी तो बढ़ा, दैट मीन्स वेट भी इंक्रीज हुआ। तो ग्रोथ यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया फॉलो होता है, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स में भी ग्रोथ होता है। अब हम तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात, इसी में नेक्स्ट ग्रोथ का कंडीशन देखेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स में ग्रोथ किस तरह से होता है और कैसा ग्रोथ होता है प्लांट्स के कंडीशन में, समझना फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स में ग्रोथ किस कंडीशन में और कैसा होता है, प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होता है फ्रेंड्स, ये अनलिमिटेड ग्रोथ होता है। प्लांट्स में, प्लांट्स की जब तक जितनी लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन मीन्स होता है बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। और लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का कम होता है, किसी ऑर्गेनिज्म का ज्यादा होता है। ये लाइफ स्पैन +2 का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी बस आप नाम सुन लो और क्या होता है ये समझ लो, ये आगे की टॉपिक है। प्लांट्स के जब तक लाइफ है, जब तक प्लांट जिंदा रहेगा तब तक ये प्लांट ग्रोथ करता है। और ये प्लांट तब तक, क्वेश्चन ये है कि एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, सेल डिवीजन से होता है। यस, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। एनिमल्स में जो ग्रोथ हुआ, जैसे ह्यूमन में जो 18 ईयर तक ग्रोथ हुआ, सर्टेन एज तक लिमिटेड ग्रोथ हो रहा है। मतलब लिमिटेड क्यों हो रहा है, डिटरमिनेट ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि 18 ईयर तक ग्रोथ होगा। और अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्पैन मान लो 80 ईयर है, मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख दूं, क्वेश्चन कि ह्यूमन का अगर लाइफ स्पैन 80 ईयर है, 80 ईयर्स है, तो क्या इसका ग्रोथ कब तक होगा और सेल डिवीजन कब तक होगा। और ये चीज तो हमने पहले ही बताया है कि सेल डिवीजन ही ग्रोथ का एग्जांपल है या ग्रोथ का रीजन है, इंक्रीज इन नंबर। और एनिमल्स में जो सेल ग्रोथ होता है, सेल डिवाइड करता है, इसी को हम बोलते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में समझा था। अब दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है कि 80 ईयर के लाइफ स्पेन में ग्रोथ कब तक होगा, यहां देखना, ग्रोथ कब तक होगा और सेल डिवीजन कब तक होगा।
और ये तो पता है कि सेल डिवीजन भी एक ग्रोथ का कारण है। यहाँ पे हमने लिखा ना इंक्रीज इन नंबर, तो आपको बताना है इस ह्यूमन बीइंग का 80 ईयर लाइफ स्पैन है। दो कंडीशन है कि ग्रोथ कब तक होगा और सेल डिवीजन कब तक होगा। और मैंने पहले ही बताया है कि सेल डिवीजन भी ग्रोथ है, तो दोनों चीजें सही कैसे हो सकता है, दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकता है, समझना बच्चे। ह्यूमन बीइंग लिमिटेड ग्रोथ है, दैट मींस अगर हम अपने बारे में बात करें सिंपल वर्ड में, तो हमारा हाइट, हमारा ग्रोथ जो होना था वो हो गया। 18 ईयर तक के बाद में किसी भी ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ नहीं होता है, ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। लेकिन सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस चलता है जब तक डेथ नहीं हो जाता है। लाइक जैसे 80 ईयर लाइफ स्पैन है, अब 80 ईयर तक सेल डिवीजन चलेगा लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर ये कैसे हो सकता है कि जब सेल डिवीजन ही ग्रोथ है, आप बोल रहे हो ग्रोथ नहीं कहलाएगा बट सेल डिवीजन होता रहेगा। रीजन है बच्चे, रीजन ये है फ्रेंड्स कि 18 ईयर तक ये जो हमने सर्टेन एज लिखा है, यहां तक इस कंडीशन तक जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन है, ये सिनोनिम्स है ग्रोथ के। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 इयर्स अब जो सेल डिवाइड करेगा वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 18 ईयर तक सेल डिवीजन और ग्रोथ दोनों सिनोनिम्स है, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर सेल तो डिवाइड करेगा बट बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। लाइक एग्जांपल के बारे में बात करें, बोन मैरो। बोन मैरो आपने सुना है और नहीं सुना है तो डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे बोन मैरो के बारे में। हमारे बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है और आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे बॉडी का जो आरबीसी होता है इसका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। 120 डेज में जितने भी आरबीसी हमारे बॉडी में बनते हैं वो मर जाते हैं, डेथ हो जाता है। और 120 डेज के बाद में हमारा जो बोन मैरो है ये फिर से क्या बनाता है, ब्लड का फॉर्मेशन बनाता है। तो ये ब्लड का फॉर्मेशन हुआ कैसे, जैसे मान लो हमारे बोन मैरो में 1 लाख आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो 1 लाख आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कहां हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। अब 1 लाख आरबीसी तो बन गया, कैसे बना, सेल डिवीजन करके बना है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 120 डेज ये जो आरबीसी बना है, इस आरबीसी का डेथ हो जाएगा तो नया क्या बनेगा, आरबीसी बनेगा। कहां पे बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। अब क्या बनेगा, न्यू आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। और न्यू आरबीसी कितना बनेगा, ज्यादा नहीं बनेगा, जितना डेथ हुआ है उतना बनेगा, 1 लाख बनेगा। दैट मींस यहां पे जो सेल डिवीजन हो रहा है ये सेल डिवीजन ग्रोथ नहीं है, ये रिप्लेसमेंट है। क्या है, रिप्लेसमेंट है। जहां पे जो सेल डिवीजन हो रहा है ये रिप्लेसमेंट है। मतलब बॉडी के अंदर हर सेल का लिमिटेड लाइफ स्पैन है। लिमिटेड लाइफ स्पैन में आरबीसी का कुछ लाइफ स्पैन, डब्ल्यूबीसी का कुछ लाइफ स्पैन, और अलग बहुत तरह के जो सेल है सबका अलग अलग लाइफ स्पैन है। 18 साल 18 ईयर के बाद में जो भी बॉडी में सेल डिवाइड करेगा, जहां पे भी डिवीजन होगा वो ग्रोथ नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए सेल डिवीजन होगा। दैट मींस क्वेश्चन में हमारा एकदम क्लियर कट आंसर मिल गया कि 18 ईयर तक ग्रोथ और सेल डिवीजन दोनों एक जैसा होता है, सिनोनिम्स होता है। लेकिन 18 ईयर के बाद में सेल डिवीजन तो होगा पूरी लाइफ, लेकिन ग्रोथ नहीं होगा। और 18 ईयर तक ग्रोथ भी होगा और सेल डिवीजन भी होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके अलावा ये तो हमने देख लिया कहां पे ग्रोथ देखा। पहला कैरेक्टर पढ़ रहे थे ग्रोथ के बारे में, जिसमें हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ देखा, प्लांट्स में देखा और एनिमल्स में देखा। अब कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है फ्रेंड्स कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं। अभी तक हमने लिविंग देखा, अब हम देखेंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से ग्रोथ करते हैं। पहले हम सिंपल वर्ड में समझा दे रहे हैं, फिर हम बात कर लेंगे आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल के। जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर क्या है, नॉन लिविंग, कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता, कहीं जा नहीं सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ये भी ग्रोथ कहलाता है।
एनसीईआरटी ने एक्सेप्शन दिया है, हम एक्सेप्शन पे आएंगे। सपोज पहले इसको समझना, इस मार्कर को हमने अपने गार्डन में रख दिया, छोड़ दिया, बड़ा है ऐसे, ठीक है। अब ये जो मार्कर है गार्डन में पड़ा हुआ है 1 साल तक। आप देखोगे अलग अलग सीजन में यहाँ पे सैंड पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हुए, बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हुए। अब जो इसका वेट, सपोज मान लो इस मार्कर का पहले वेट जो है ये 20 ग्राम रहा होगा। अब एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सटर्नल सैंड पार्टिकल्स, अब इसका जो बायोमास हो गया कुछ इस तरह हो गया 1 साल के बाद में। अब ये मार्कर इतना बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि सरफेस पे किसका एक्यूमुलेशन हुआ? सैंड पार्टिकल्स का हुआ। अब इसका जो वेट है इस मार्कर का, ये सपोज 50 ग्राम हो गया। क्या हुआ? 20 ग्राम से 50 ग्राम हुआ। क्या हुआ? वेट इंक्रीज हुआ, और वेट इंक्रीज हुआ दैट मींस मास इंक्रीज हुआ, और मास इंक्रीज हुआ तो मास इंक्रीज होना कैरेक्टरिस्टिक है किसका? ग्रोथ का। अब ये मार्कर ने ग्रोथ कर लिया। अब आते हैं एग्जांपल में, जो 3 एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है और तीनों एग्जांपल आपके एआईपीएमटी एग्जाम में आ चुका है। पहले एआईपीएमटी नाम से जो पेपर होता था, आज जो नीट के नाम से हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, और बहुत सारे एक्सेप्शन मैं आपको बता सकता हूँ, जरूरत नहीं है 3 एक्सेप्शन जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में मेंशन है। सैंड माउंट, माउंटेन एंड बोल्डर्स। ये 3 नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन ये तीनों नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। ये भी ग्रो करते हैं। कैसे? सैंड माउंट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अभी हमने मार्कर का एग्जांपल लिया था, इसका एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज ये एक सैंड माउंट का, यहां पे क्या हुआ? पहले सपोज इसका जो वेट है ये सपोज 50 केजी का था, बाद में इस पे एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन हुआ, और एक्सटर्नल सैंड के एक्यूमुलेशन से अब इसका जो वेट है ये 100 केजी का हो गया। दैट मींस क्या हुआ? मास इंक्रीज हुआ, और मास इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? ग्रोथ कहलाएगा। सैंड माउंटेन एंड बोल्डर्स ये एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में देखा गया कि ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। पहले ये हमने बताया था ग्रोथ में से इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर में से कोई एक कैरेक्टर अगर फुलफिल हो रहा है तो वो ग्रोथ कहलाएगा। डिपेंड ये नहीं करता वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पे तीनों एक्सेप्शन है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज एक्रीशन? एक्रीशन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2 बार, स्टेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग स्टेट में, और एआईपीएमटी में भी पूछा गया था। व्हाट इज एक्रीशन? 2 क्वेश्चन। एक्रीशन होता क्या है, और एक्रीशन किसमें होगा? लिविंग में होगा या नॉन लिविंग में होगा? तो एक्रीशन पहले नंबर होता क्या है ये समझना। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये ऑब्जेक्ट है और इसके सरफेस पे एक्स्ट्रा एक्यूमुलेशन हो जा रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल का डिपोजिशन हो रहा है, तो इस कंडीशन को एक्रीशन बोलते हैं। एक्रीशन बोलते हैं। और एक्रीशन डिपॉजिट कहाँ होगा? डिपॉजिट होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो एक्रीशन कहाँ होगा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो अब एग्जांपल आपने भी सैंड माउंट का समझा है, ये एक्रीशन ही कहलाता है। अब इस ग्रोथ को हम समराइज करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें 2 तरह से ग्रोथ दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो हम लिविंग हैं, आप लिविंग हो, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होगा फ्रेंड्स ये कैसा होगा, और नॉन लिविंग में। इन 3 एग्जांपल में जो हमने सैंड माउंट, बोल्डर्स एंड माउंटेन्स के बारे में बात किया, जहां पे आपने देखा इनके बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं कर रहा है, ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, ये कोई रिस्पिरेशन नहीं कर रहा, ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, लेकिन ग्रोथ हो रहा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है।
तो एक्सटर्नल मटेरियल डिपॉजिट होने से ग्रोथ हुआ और हमारे बॉडी में बाहर से कोई ग्रोथ नहीं होगा कि हमारे बॉडी में ऊपर से कोई आके एक्युमुलेशन होगा ग्रोथ बोलोगे, नहीं, हमारे बॉडी में इंटरनल सेल डिवीजन होगा और इंटरनल हमारे मास इंक्रीज होंगे तब हम पता करेंगे ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो ग्रोथ है ये हमने दो तरह से देखा। कुछ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैं बात करूं, यहाँ पे ग्रोथ एक्सटर्नल होता है, नॉन लिविंग में एक्सटर्नल, और इसी को एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहा जाता है। एक एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है और दूसरा होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल ग्रोथ। ये समझना आप थोड़ा ध्यान से। एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल ग्रोथ, इसी का एक और नाम है दिस इज द एक्रीशन। अभी जो हमने बात किया है, अगर बाहर आउटर सरफेस पे किसी चीज के डिपोजिशन से अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल ग्रोथ बोलते हैं। लाइक द एग्जांपल कहां पे देखा आपने, देखा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या देखा, एक्सटर्नल ग्रोथ होता है और इंट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है। अब ये तो हमने ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक, हमने 6 कैरेक्टर हमें पढ़ना था, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इंटरैक्शन, और इसमें हमने एक कैरेक्टर अभी देखा ग्रोथ के बारे में। और एक क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन ये है कि जो ग्रोथ है, क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ग्रोथ क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब होता है कि अगर कोई भी कैरेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सिर्फ लिविंग में हो, जैसे ग्रोथ के बारे में बात करें तो ग्रोथ सिर्फ लिविंग में हो, नॉन लिविंग में ना हो। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ ग्रोथ होता है तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। बिना कोई एक्सेप्शन के अगर कोई कैरेक्टर सिर्फ लिविंग में होता है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे हम ग्रोथ के बारे में बात करें, यहाँ पे नो, क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ करते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करते हैं तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुआ। Growth is a characteristics of living organism. Growth is a characteristics of living organism, but not a defining property. Defining property. That means ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ है, यहां पे लिख सकते हो नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो फ्रेंड्स, हमने लिविंग और वर्ल्ड के पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में हमने देखा था अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हमें 6 कैरेक्टर डिटेल में पढ़ना था और हमने एक 1 कैरेक्टर ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया है। ग्रोथ हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, एक्सटेंसिव ग्रोथ, इंटेंसिव ग्रोथ और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। फ्रेंड्स, 1 कैरेक्टर हमने कंप्लीट कर लिया और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होगा हमारा रिप्रोडक्शन। आगे फ्रेंड्स हम अगले क्लास में बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।